अस्सलामुअलैकुम। आई एम राहत फरीद और कंप्यूटर टीचर बेटा। आज हमारा थर्ड लेक्चर है CS 101 का गुजशेर यूनिवर्सिटी का। तो बेटा आज हमने अपना मॉड्यूल 7, 8, 9, 10 कम से कम इतने मॉड्यूल्स कवर करने हैं कि आप लोगों के पेपर से पहले पहले तक मॉड्यूल्स की प्लेलिस्ट में लगा दूं और मिड टर्म के एग्जाम CDP वगैरह भी डाल दूं। विदाउट टाइम जाया किए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं। ये जो आपको सबसे ऊपर ये चीजें नजर आ रही हैं, जहां पिक्स रिसाइज लिखा हुआ है, जहां ये प्रेफरेंस लिखा हुआ है, डिफ लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं टाइटल। और जहां ये एड्रेस लिखा हुआ है इसको कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। और यहाँ आप क्या लिखते हो? टेक्स्ट। मतलब जो सबसे ऊपर आता है आपके पास, सबसे ऊपर आता है वो आपके पास क्या होगा? टाइटल। जो आपके पास इधर आता है ये आपका URL, और जो इधर आता है वो आपके पास टेक्स्ट होता है। तो टाइम जाए किए बगैर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। इन टाइटल, जब भी इन लिखा हुआ आया समझ लेना वो डबल कोट्स के अंदर आएगा। और अगर आल लिखा हुआ आया समझ लेना वो डबल कोट्स नहीं आएगा। जैसे इधर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ इन टाइटल को लिखते हुए, तो मतलब इसका ये है आईफोन भी एंड्रॉइड दोनों का सर्च जब हम करेंगे डबल कोट्स के अंदर दोनों लिखे हुए आएंगे, दोनों को आना जरूरी होगा। अगर यही चीज आल इन टाइटल के अंदर लिखे हैं तो दोनों की जगह एक भी आ जाएगा तो सही होगा, क्योंकि ये और को ऑपरेटर को शो करते हैं। और हमें पता है एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो ठीक है, तो आईफोन भी आ सकता है या हाली एंड्रॉइड भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं इन URL की जगह, तो हमें वही पेज दिखाएगा जो 2018 में है। लेकिन अगर इसकी जगह हम इन ऑल इन URL लिख देते हैं तो वो कौन से पेजेस दिखाएगा? जो जो प्रेजेंट होंगे आपके पास सारे दिखा देगा। जो जो प्रेजेंट होंगे वो सारे ही दिखा देगा विदाउट डबल कोट्स लिखेंगे तो URL। और ये ऑल इन टाइटल है। फिर इधर भी वही है, डबल कोट्स के अंदर इन है और विदाउट डबल कोट्स के फिर क्या होगा? ऑल होगा। इसी तरह इन टेक्स्ट, ऑल इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट के अंदर देखो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और ऑल इन के अंदर देखो विदाउट डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। दोनों का मतलब क्या होता है? इफ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज इन टेक्स्ट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल दिस विल गिव ऑल दोज वेब पेज इन द होल फेज प्रेजेंट। कहता है जो उस वक्त मौजूदा मौजूद होंगे, उस वक्त हाल मौजूद होंगे तो वो ये होगा। और अगर आपको हर तरह के पेपर वापिस चाहिए तो विदाउट डबल कोट्स लिख के ऑल इन टेक्स्ट में लिख दोगे तो विदाउट डबल कोट्स आपको 2018 के सारे दिखा देगा। प्रोक्सिमिटी सर्च इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 9वें मॉड्यूल पे जो इम्पोर्टेंट है। कहता है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, मेन रीजंस हैं जिससे आप लोगों को ये चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर। उसके अलावा आ जाता है गूगल एड्स। सबको पता है आप जो भी यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हो उसी तरह के आपको एड्स दिखाए जाते हैं, ताकि मार्केटिंग की जा सके। आपको जिस चीज को पसंद होता है लोग उसी को निशाना बना के आप लोगों का फायदा उठाते हैं। तो गूगल एड भी इसी तरह करता है। गूगल गिव यू एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन योर सर्च क्यूरी। क्यूरी कहते हैं सवाल जवाब, जो भी आप सर्च करते हो उसके मिलान के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। सिक्योरिटी एजेंसीज लॉ इन्फोर्समेंट आपको देख रही होती हैं बार बार। अगर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बार बार सर्च करते हो तो सिक्योरिटी एजेंसी की नजर आप पे पड़ सकती है। इसके अलावा फ्री म्यूजिक ना डाउनलोड किया करो। फ्री म्यूजिक किसी भी वेरीफाइड जगह से किया करो, जैसे YouTube वेरीफाई है उसको हैक करना मुश्किल है। अगर इसकी तरह आप फ्री म्यूजिक वगैरह इस तरह सर्च करोगे तो आप हैक हो सकेगा, ज्यादा खतरा होगा। क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? अपना ईमेल, मेडिकल इशू, ड्रग्स, या आपका नेम, लोकेशन, आपकी फेवरेट थिंग, इस तरह की चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होता है डेंजरस टू सर्च, प्रेशर कुकर, बम स्टोरी, गैस, फायर। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? डेंजरस टू सर्च के अंदर आती हैं। इसके अलावा अवॉइड क्या करना है? फ्री म्यूजिक करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनप्लेजेंट रिजल्ट, इन दोनों में से एक आता है वो बताया जाता है कि दूसरा बताए कौन सा होता है। तो स्मोकर लंग्स और स्किन कंडीशन इनमें से एक बताया जाएगा, दूसरा ऑप्शन में आया होगा जो आपको परेशान कर देती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
जो हाइलाइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं साथ साथ बताता रहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हिस्ट्री या कंप्यूटिंग के अंदर जड़ जो है कि कैसे मैकेनिकल हाथों से मशीन, एक बिजली की मशीन चलना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला कंप्यूटर अबैकस था, जो कि ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस के दौर में बनाया गया चाइना के अंदर। इसका जो फ्रेम था वो रेक्टेंगुलर फ्रेम था। ठीक है, सिंपल है ये। इसके अलावा गेट्स थे बेटा। गेट्स को बनाने वाले आपके पास तीन साइंटिस्ट थे, उनकी पैदाइश लिखी हुई है, उन्होंने कब वफात पाई वो लिखी हुई है, वो कहाँ वफात पाई कहाँ पैदा हुए वो भी लिखा हुआ है। इसमें से ब्लेस पास्कल है, गॉडफ्राई विलियम लिबनिज है। इसके अलावा चार्ल्स बेबेज है, विच इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये वो गेर है। ये मैकेनिकल चीजें हैं, अभी अभी वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बनाई गई। इसी तरह पंच कार्ड्स थे, पेजेस के ऊपर डाटा स्टोर करवाने के लिए, डाटा इंफॉर्मेशन शो करवाने के लिए आप पेजेस के ऊपर पंच करते थे, पंच कार्ड्स की सूरत में। जो आज का रिंग वाले रजिस्टर्स होते हैं उसमें इस तरह के छोटे छोटे होल्स होते हैं। आप लोगों को अंदाजा हो गया मैं किस रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये उधर था, हेलमन हॉलरिथ ने इसको इजाद किया था पंच कार्ड्स को, ये याद रखना आप लोगों ने। कहता है 90 हिस्ट्री के अंदर while unable to produce the complex driven gate driven machine of Pascal, Babbage and Babbage was effectively। तो कहता है 90 सेंचुरी के अंदर इस गेयर को संभालना, कम्प्लेक्स चीजों को संभालना बहुत ज्यादा इन तीनों साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो गया था और पैसे बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। तो ये फिर एडवांस बैरियर निकाला गया। मार्क वन ने 1944 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज को कंप्लीट किया था। इनियाक, इनियाक का मतलब होता है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर डेवलप्ड बाय जॉन मैचली एंड जॉन प्रेस्पर Occurred all the Moore School of Electrical Engineering, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया। तो कहता है इसने पहला मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इजाद किया था जो कि बहुत बड़ा था, जिसको कूल डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा जनरेटर की और ठंड की जरूरत पड़ती थी। ये चीजें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हुई हैं। ये लास्ट वाले तीन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो आते होते हैं। ठीक। इसकी तरह रैपिड कहता है एडवांसमेंट हुई थी, अचानक ही एडवांसमेंट हुई, जिसमें से ये जो लास्ट वाले तीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आते होते हैं। कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किसने इजाद किए थे? स्टीव जॉब ने, स्टीफन वोजनिक ने 1976 में। और आईबीएम ने पहला पीसी कब लॉन्च किया था? 1981 में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता ही आता है पेपर में। इसके अलावा आपके पास आता है बिट्स। सबको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड द बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ बिट। वो जीरो भी हो सकता है, वो वन भी हो सकता है। बिट का जो फोर्थ फॉर्म है वो बाइनरी डिजिट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बिट्स का जो फुल फॉर्म है वो बाइनरी डिजिट्स है। ये मशीन की जुबान होती है बाइनरी, ये तो जीरो होती है या तो वन होती है। अगर हम वन बाइट कहते हैं तो वन बाइट किसके इक्वल्स होती है? 8 बिट के। जैसे 00001000 ये टोटल कितनी बिट्स हो गई? 8 बिट्स हो गई। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये टेबल है, ये आप लोगों ने याद रखना। वन बाइट में 8 बिट्स होते हैं, फिर 1 केबी में 1024 बाइट, फिर 1 मेगा में 1024 केबी, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने याद करना है। अभी तो इसने बताया हुआ बिट पैटर्न ऑफ 2 बिट्स, 0101 0011। अब ये है क्या चीज है? अगर मैं इधर लिखता हूँ टू और पावर में लिखता हूँ एन, तो आपको नजर आ रहा होगा 2 की पावर n। अगर हम 2 की पावर 2 करते हैं तो ये किसका क्या आता है? 4। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने पैटर्न्स बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। सबसे पहले आता है जीरो। ठीक है, जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, 2 बिट्स है इसलिए दो जीरो है। इसके अलावा आपके पास आता है 01। ये कैसे आया 01? इसको करने के लिए मुझे वन नोट ओपन करना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि किस तरह ये आया। ये देखिए, मैंने इधर से पकड़ी पेंसिल, रा, ये देखो ये टू, टू बंदा टू, क्या बचा? जीरो। तो ये क्या आ गया आपके पास? 10। तो अगर हम वापिस देखें एक बार तो इधर क्या लिखा हुआ है? 10।
इधर लिखा हुआ है 10। तो 10 कौन सी वैल्यू है आपके पास? ये आ गई जीरो की वैल्यू। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि ये फाइल है पूरी। ये देखो, मैं रेज करता हूँ इसको। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मुझे लगता है थोड़ा सा इशू आ गया था बेटा। ये देखो, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया। पहली वैल्यू आपके पास आती है जीरो, दूसरी वैल्यू जीरो, वन, क्योंकि हमने 2 बिट्स एंड 2 बिट्स पूरे करने होते हैं। ठीक। दूसरी आती है 10। अब 10 कैसे आया? टू का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10। ये आ गया 10। इसी तरह अगर थ्री का एलसीएम लेंगे तो आएगा 11, जो कि क्या है आपके पास? 11 है, मतलब ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, लास्ट वाला थ्री। और जीरो से लेके अगर हम थ्री तक वैल्यूज देखें तो टोटल कितनी बनती हैं? फोर डिफरेंट पैटर्न। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो टू की पावर एन होता है। ठीक है। तो वापिस अगर देखें तो ये बिट पैटर्न बना हुआ है आपके पास। ठीक। अब हम अगर क्वेश्चन करें कि किस तरह कन्वर्ट करवाते हैं, मेरे पास एक वैल्यू है A65। तो हमने अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी की बेस क्या होती है आपके पास? टू। तो मैंने लिखा 2 3 द 6, 2 2 द 4, टू के अलावा किसी से भी नहीं करना। 1 द 2, 2 6 द 12, 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 1 द 2। अब आपने इसको रिवर्स देखना है। जब इसको रिवर्स देखोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप टोटल बिट्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, हमने तो कहा था 1 बाइट एक करेक्टर के अंदर स्टोर करवाने के लिए 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी इस्तेमाल होती है। ठीक है। 1 बाइट। तो ये तो 7 है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो इधर इसके साथ लगा देंगे। तो अगर आप इधर देखो तो ये देखो, ये आपको ये वैल्यू नजर आ रही है। ये किसकी वैल्यू है? ये 65 की वैल्यू है। ठीक है, ये 65 की वैल्यू है। और अगर हम देखें इसको दोबारा कन्वर्ट करवाना हो तो हम इधर चलेंगे। इधर मैं लिखता हूँ वही वैल्यू, और वो वैल्यू थी 0 1 0 0 0 0 0 1। तो इसमें क्या करते हैं, टू को सारों के साथ क्या करवा देते हैं? मल्टीप्लाई, अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 × 1 प्लस ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। एंड में बचा 2 × 1 प्लस, और ये भी जीरो आ गया। 5 जीरो थे, इसके ऊपर कुछ नहीं था तो क्या था? जीरो। इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, इधर फोर, इधर फाइव, और इधर क्या आता है?
6। मैंने ड्रैग कर दिया क्योंकि इन सारों का आंसर 0 आता है। 2 की पावर में अगर 0 वो 1 के इक्वल होता है तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1। 2 की पावर 6 क्या होगा? 2 को अगर 6 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आता है 64। मैंने इधर लिखा +64, तो आपके पास दोबारा क्या आ गया? 65। ये आपके पास दोबारा आ जाएगा 65। तो इधर उसने यही किया हुआ है, इधर यही हुआ सारा, ठीक है। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा बुलियन ऑपरेटर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लाजम एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर आते हैं वो ही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, एंड और नॉट, एक्स और एक्सक्लूसिव और होता है। ये आपके पास हमेशा आता है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी होता है। ट्रू को 1 कहते हैं, फॉल्स को 0। अगर एक भी इधर फॉल्स हो गई तो आंसर किस में आता है? फॉल्स में। ये उसका सिंबल है, ये बात याद रखनी है, सिंबल होता है ये उसका। तो यही चीज और में देखी जाए, और में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू में आती है। देखो इधर 1 है, ट्रू है, 1 है, ट्रू है, 1 है, ट्रू है। और में तब भी 0 फॉल्स होगा जब दोनों साइड पे स्टेटमेंट्स क्या हो? 0। ये लिखी हुई है। इसके अलावा एक्स और के अंदर क्या होता है, अगर दो सेम वैल्यूज आ जाएं तो वो 0 होती है, और अगर लैदा लैदा वैल्यू हो जाए तो वो 0 नहीं होती। जैसे देखो 0 0 सेम वैल्यू हो गई 0, 1 1 सेम वैल्यू हो गई 0। अगर 0 1 ना 1 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? ऑल्टर कर देता है वैल्यू को, अगर सही है तो गलत कहता है, अगर गलत है तो सही कहता है। ये आपके पास 12 चैप्टर हो गया। इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं, आपके पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं बेटा। एक होता है बाइनरी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक होता है बाइनरी जो होता है 0 1, और इसके टोटल नंबर क्या होते हैं आपके पास? बेस यानी इसकी जो होती है 2। अगर डिजिट्स पूछा जाए तो 0 1, अगर बेस पूछी जाए तो 2। इसी तरह ऑक्टल नंबर होते हैं जो 0 से लेके कहाँ तक होते हैं? 7 तक, लेकिन टोटल क्या होते हैं? 8। इसी तरह डेसिमल होते हैं जो 0 से लेके 9 तक होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? 10 बेस। इसी तरह हेक्साडेसिमल होते हैं जिसमें नंबर्स भी आते हैं 0 से लेके 9 तक, और अल्फाबेट्स भी आते हैं ABCDEF। अब इनकी वैल्यूज भी होती हैं। ए की होती है 10, इसकी होगी 11, इसकी होगी 12, इसकी होगी 13, इसकी होगी 14, इसकी होगी 15। मतलब 0 से लेके 15 तक ये डिजिट्स हो गए, और टोटल नंबर क्या हो गए? 16। मतलब इसकी बेस क्या होगी आपके पास? 16 होगी। ये बात याद रखना बेटा, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो इधर उसने टेबल बनाया हुआ है, वही टेबल है, 0 से लेके एफ तक लिखना है। अब 0 से लेके एफ तक हेक्साडेसिमल के अंदर मैं एक बात बताना भूल गया बेटा। हेक्साडेसिमल के अंदर 4 बिट्स इस्तेमाल होते हैं। 4 बिट्स का मतलब है 0011, टोटल 4 बिट्स इस्तेमाल होते हैं। अब इसका टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है? बहुत इजी टेबल है। आपने 0 से लेके एफ तक नंबर्स लिखने हैं और 4 बिट्स लिखने हैं। बड़ा आसान है, 010101, फिर 2021, फिर 4041, फिर 8081। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपने नहीं रट्टा नहीं लगाना, समझना है थोड़ा सा, तो सिंपल है बेटा। आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर आए 7, तो 7 का एलसीएम ले लो। 2 3 द 6 1, 2 1 द 1 1, ये आ गया 1 1 1। लेकिन 4 बिट्स पूरे करने थे तो इधर मैंने क्या लगा दिया साथ? 0। तो 7 की वैल्यू क्या आई? 0 1 1 1। हम टेबल में से जाके देख लेते हैं। 7 की वैल्यू क्या है? 0 1 1 1। आपको नजर आ गया होना, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अगर देर हो रही है तो टेबल बनाओ 010101, फिर 2021, फिर 2 में 2 जमा किए 4, 4041, 4041, फिर 4 में 4 जमा किए 8, 80 और 81। टेबल बन गया आपके पास हेक्साडेसिमल का। अब इसमें से बाइनरी की वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हो, 4 4 का पेयर बना लो, सिंपल।
चार चार का पेड़ बना लो, इसमें से इसके सामने वैल्यू देख लो तो आपका काम हो जाएगा, जैसे इन्होंने ये बताया हो। ठीक है, ये टेबल याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके अलावा मेन मेमोरी है, आपको पता है सारों को मेन मेमोरी क्या होती है। फिजिकल मेमोरी होती है, इसकी दो टाइप्स होती है, रैम एंड रोम। हर मेमोरी के अंदर 8 बिट्स होते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं इसी तरह, ताकि वो डाटा को स्टोर कर सकें। इसी तरह का बाइट का साइज देखा जाए तो जो कहता है मोस्ट लेफ्ट साइड पे है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो मोस्ट राइट साइड पे है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखना। इसी तरह कहता है हर यूनिक नेम होता है, हर एक यूनिक एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर, इसको एक खास नाम और एड्रेस दिया जाता है बेटा। जैसे इधर देखो, ये 8 8 बिट का सेल है और बिलियंस ऑफ सेल्स इस तरह के होते हैं, हर कोई किसी को एक खास नाम दिया गया, एड्रेस दिया गया है। सेल 0 सेल 1 सेल 2 एड्रेस है, इसके अंदर हमारा डाटा भरा हुआ है और लाखों में है। रैम हमारे पास टेम्परेरी या वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल या टेम्परेरी का मतलब होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, वोलाटाइल प्राइमरी भी कहते हैं, टेम्परेरी भी कहते हैं। ठीक है, ये चारों नाम इसी के हैं। जैसे ही लाइट ऑफ होगी आपका डाटा इरेज हो जाएगा। इसके दो हिस्से होते हैं, डी रैम होता है, एस डी रैम। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर बेटा बार बार इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, अगर आप नहीं करेंगे थोड़े सेकंड्स के बाद आपका डाटा लॉस हो जाएगा। एस डी रैम डी रैम से 5 गुना ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसको भी हमें थोड़ा बहुत रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये आज के बेटा मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करवाए हैं, जिसमें 7 8 9 10 11 12। 11 12 13 14 हमने कर लिए हैं। इतने मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है। जो हाईलाइट्स बताए हैं और जो मैं बता रहा हूँ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का इससे बाहर पेपर नहीं आता। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको बार बार वीडियोस आ सके प्लेलिस्ट में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी डाल दूँ, ताकि अच्छी तैयारी हो जाए। बाकी रही बात CS 101 के नेक्स्ट सब्जेक्ट की, बहुत जल्दी आपको वो भी मिल जाएंगे बेटा। तैयारी सही रखिएगा, अल्लाह हाफिज।